हेलो, वेलकम टू सी टेस्ट बूस्टर। मैं हूं रोहित यादव और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोगों ने सेशन 1 कंप्लीट कर लिया है ज्योमेट्री प्रैक्टिस का। अब हम लोग करेंगे सेशन 2। ऐसे ही 2 सेशन और आएंगे, यानी कि लगभग आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपसे लगभग 90 से 95% ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। 5% अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि जो ज्योमेट्री होता है उसमें अगर आपके फार्मूले पर पकड़ है और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं हमने आपको उस पर पकड़ है, तो फिर आप ज्योमेट्री आसानी से कर पाएंगे। हम लोग एक बार तो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले बता चुके थे हम उसका रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है, इन triangle ABC, so in the figure A equals 90 degree, let D be the point on BC such that BD ratio DC equals 1:3। आज थोड़ा सा जो PDF है इसमें हिंदी आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। So in the figure एंगल A equals 90 डिग्री, जो एंगल A हमारे पास है ये 90 डिग्री है। D be a point on BC such that BD ratio DC, ये BD और DC इस प्रकार है कि इनका जो रेशियो है वो 1:3 है। इफ़ DM एंड DL रिस्पेक्टिवली आर परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AC, AB एंड AC जो MD और DL हैं ये भी क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो हमें बताना है DM और LC किस रेशियो में होंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो ये कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज इसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये किस मेथड से होगा? तो ये आपका जो सिमिलरिटी होती है उससे होगा। ये इसमें आपको सिमिलरिटी लगानी है, इसमें आपको सिमिलरिटी लगानी है। कैसे लगानी है? देखिए, हमारे पास सिमिलरिटी में 2 एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये 90 है, ये भी 90 है, एक एंगल हमारे पास मिल गया। एक ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें MD क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है, और ये भी हमारे पास AC जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। जब 2 परपेंडिकुलर होते हैं एक ही लाइन के ऊपर तो वो जो परपेंडिकुलर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। अब जो MD है वो पैरेलल है AC के, और हमने आपको पढ़ाया है कि जो हमारे ये एंगल होते हैं ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गए। हमें 2 एंगल चाहिए सिमिलरिटी के लिए, 2 एंगल बराबर हो गए तो हम सिमिलरिटी आसानी से लगा सकते हैं। तो BD अपॉन MD DC अपॉन हमारा क्या हो जाएगा? MD अपॉन हम लोग लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा कि BD अपॉन DC इक्वल्स, हमने पहले क्या लिया है? BD यानी 90 के सामने वाला लिया है, तो 90 के सामने वाला यहाँ पे भी हमें लेना होगा। फिर हमने इस एंगल के सामने वाला जो लाइन है वो लेंगे, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो MD अपॉन इस एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? LC हो जाएगी, LC। BD रेशियो DC का आपके पास दिया गया है तो 1:3, तो MD अपॉन LC भी क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, और 1:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक तो इसको आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होता है, एक आइडेंटिटी लगती है कि हमारे पास अगर इस तरीके से पॉइंट्स बन रहे हैं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास P और Q, AB और BC के ऊपर पॉइंट हैं। तो जो हमारे पास AQ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है वो PQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब अगर आपको ये पता ना हो कि आइडेंटिटी आप भूल गए हों तो कैसे निकालेंगे, तो आप वैल्यू पुटिंग से निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिपलेट आती है 3 4 5, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ट्रिपलेट आती है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ये पूरा 3 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, और इसको हम 3 ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा पूरा। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब
हमें क्या निकालना है, ए बी क्यू में जाना है। तो ए बी क्यू में ए क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये √10 हो जाएगा। अब इस वाले में जाइए तो पी सी हमारे पास निकल आएगा। पी सी कितना निकल आएगा पाइथागोरस से, तो ये √17 निकल आएगा। अब हम जाएंगे पी बी क्यू में, तो पी बी क्यू में जो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा वो √2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का हम रूट करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब सारी वैल्यूज़ को उठाकर इसमें पुट कीजिए, जो भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी सेटिस्फाई करेगी भाई हमारे आंसर होगा। तो केवल और केवल आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी सी, और सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास ए बी ई एफ सी डी ये पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। हमें कहा गया है कि जी हमारे पास 5 है, जो जी सी हमारे पास ये 10 है। हमें डी सी फाइंड करना, और डी सी भी हमें पता है 18 है। हमें ई एफ फाइंड करना है। तो इसको ई एफ को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को आपको सिमिलर दिखाना होगा। सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास ये सामने वाले एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि कहते हैं हम सम्मुख कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसमें से एक कहते हैं। ठीक है, हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये आपका, क्योंकि ई एफ और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। दो एंगल हमारे पास बराबर हो गए, यानी कि दोनों ही हमारे पास सिमिलर हो गए। तो सबसे पहले हम इसके सामने वाली लाइन है ई एफ, यानी ये वाला जो एंगल है इसके सामने वाली लाइन है ई एफ और इसके सामने वाली लाइन है 18। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसके सामने वाली लाइन है सी डी, तो सी डी को ले लेते हैं अपॉन ई एफ। अब इसके सामने वाली लाइन क्या है, 5 है, यानी ई जी है, और इस एंगल के सामने वाली लाइन क्या है, जी सी है। तो सी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ई एफ हमें निकालना है, ई जी हमारे पास 5 हो जाएगा, जी सी हमारे पास 10 हो जाएगा। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेना था। तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है हमको। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बराबर हैं। जो एंगल है हमारे पास वो 60 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। ए भी हमारे पास सी है, यानी कि ये सी है, ए सी हमारे पास बी है, और जो बी सी हमारे पास है वो ए है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो पोर्शन है वो सही होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसे करना के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास 60 डिग्री है, फिर हम मान लेंगे कि ए हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि हमें बीच का एंगल मानकर हमें निकालना कठिन पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम 60 लेके निकालेंगे, फिर 90 लेके निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि एंगल ए 60 है। अगर एंगल ए 60 है यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी आ जाएगा। फिर लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए इक्वल्स 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है सी रख देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास बी इक्वल्स ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 2b है, यहाँ पर सी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर बी के साथ, यहाँ पर सी के साथ। तो हमारे पास जो
टू बी है वो आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बी की सी की जगह पे बी रख दें तो हमारे पास रूट में आएगा जाके, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रूट में आएगी जाके। अब रूट में वैल्यू आएगी तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी रूट्स में वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी की जगह पे सी रख देंगे, तो हमें सी की जो वैल्यू है वो रूट में मिल रही है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर बी की जगह सी रखा क्योंकि बी बराबर है सी, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी √2c। अब हमारे पास जो ए है वो 90 डिग्री पर √2c के बराबर है। अब 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे क्या है, ए सी के बराबर है। 90 डिग्री पे क्या है हमारे पास, सी के बराबर है, और 90 डिग्री पे √2c के बराबर है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 60 से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, यानी कि 60 और 90, 60 और 90 के बीच में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो तो सी से हमारे पास बड़ी होगी, लेकिन सी √2 से छोटी होगी। ठीक है, हमारे पास 90 का भी हमें पता है, हमें 60 का भी पता है, तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसमें हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एरिया हमारे पास ट्रायंगल है और बी क्या है हमारे पास, एक साइड है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एरिया होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हमें हाइट नहीं पता है तो हाइट, बेस हमारे पास बी है तो हम बी ले लेते हैं, हाइट हमें नहीं पता है क्या है तो एक्स ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, ट्रायंगल के बराबर है, क्योंकि एरिया हमको गिवन है। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो Δ:Δ/b आ जाएगी। अब इतना हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो हाइपोटेन्यूस है उसको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पास साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर रूट कर देना होगा। तो एक साइड तो हमारे पास b² है, दूसरी साइड क्या है 2 Δ:b है। तो ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 Δ:²/b²। अब हमें क्या निकालना है, देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो हमें लेंथ है ना वो अल्टीट्यूड की निकालनी है जो हाइपोटेन्यूस के ऊपर होगा, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो हमको निकालनी है, ये वाली। अगर हमने आपको जब मेथड हम आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ा रहे थे, हमने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता है जिसमें ये वाला निकालने की वैल्यू पूछी ना जाती हो। बस पूछने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी कोई फार्मूले से पूछेगा, कभी किसी फार्मूले से पूछेगा। तो हमने आपको 3 से 4 फार्मूले लिखवाए थे इसके निकालने के, उनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो जो यहाँ पर हमें सबसे सरल फार्मूला पड़ेगा वो पड़ेगा कि हमारे पास जो ये वाली साइड है वो भी हमको पता है, ये साइड है वो हमको पता है, AC भी हमको पता है, यानी हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसका अगर हम नेमिंग दे दें ABC, तो AB इंटू BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, जो BL है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो AB है हमारे पास, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास AB है वो वैल्यू ये है, BC हमारे पास B है, AC हमारे पास √b² + 4 Δ:b² है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कहा गया है कि AB पैरेलल है CD के, हमें x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आपको पता है कि हमारे पास ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि x + y + z हमारे पास 180 होगा। हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y हमारे पास यहाँ पर x = 4/3y है, तो y = हमारे पास 3x/4 हो जाएगा। अब हमारे पास z के साथ कंपैरिजन हमारे पास x का है नहीं डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, जो y है हमारे पास इस y में हम रख देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 2x आ जाएगी।
जो कि होगा 180 के बराबर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास गिवन फिगर ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी जो सभी साइड्स हैं हमारे पास बराबर हैं। XY जो है वो पैरेलल है BC के, और जो XP पैरेलल है वो AC के पैरेलल है, और जो BQ है वो AB के पैरेलल है। साथ में हमें ये भी दिया गया है कि XY प्लस XP प्लस BQ की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। अब आपको पता है कि ये अगर हमारे पास 40 डिग्री है, 40 है वैल्यू इसकी और इसकी, और ये हमारे पास 30 30 30 है। तो जब आप इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो सबसे पहले अगर हम इसमें और इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये दोनों हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, प्लस ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, क्योंकि जो इनकी पैरेलल लाइंस हैं, ये वाले जो XBP हैं और BQC हैं, ये एक तो हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो XBP होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होगा BQC के, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जो AX होगा वो XY के बराबर हो जाएगा। सिमिलरिटी जब हम लगाएंगे, सिमिलरिटी AXY और ABC में, ठीक है। AXY और ABC दोनों आपस में सिमिलर होंगे, तो बाय सिमिलरिटी रूल ये X होगा AX वो बराबर हो जाएगा XY के। अगर आपको देखना है कि कैसे बराबर हो जाएंगे, तो देखिए कि आप अगर AXY और ABC में सिमिलरिटी लगाएंगे तो कैसे बराबर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी हमारे पास क्या लगेगी, AX अपॉन AB, AC अपॉन AY, या हम ये ले लेते हैं XY अपॉन BC। अब आपको पता है कि AB हमारे पास BC के बराबर है, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल दिया गया है वो इक्विलेटरल दिया गया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। AX हमारे पास XY के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब आपको पता है जो दिया गया है वो दिया गया है XY प्लस XP प्लस BQ इक्वल्स 40। XY की जगह पे हम लिख देंगे AX, XP की जगह पे हम लोग लिखेंगे XB प्लस BQ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो AX है प्लस XB है हमारे पास AB पूरा बनाएगा। AB हमारे पास 30 है, तो ये वैल्यू 30 हो जाएगी। तो YQ की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 10। ये हमारे पास जो BQ है ये वाला, ये 10 आ जाएगी वैल्यू। अगर ये 10 है तो ये वाली वैल्यू भी 10 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये वाली 10 हो जाएगी, ये वाली 10 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि जो XBP और BQC हैं ये हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट में सभी साइड्स आपस में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी BP जो है वो QC के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर ये 10 है ये 10 है तो पूरा हमारे पास 30 है, तो ये बीच वाला हिस्सा भी हमारे पास 10 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 29 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास PQ इक्वल्स 10 दिया नहीं गया है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने ये बताया था, क्योंकि ये क्या है कि डायरेक्ट ही पूछा जाता है
आपसे, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स 1/z। आपसे कभी कभी क्या होता है कि x और y की वैल्यू दे देंगे, z की वैल्यू पूछ लेंगे, या z y की वैल्यू दे देंगे, x की वैल्यू पूछ लेंगे, इस तरीके से पूछा जाता है। तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स 1/z। ये आता कैसे है, तो आपको क्या करना है, सिमिलरिटी लगानी है। सबसे पहले जो सिमिलरिटी आपकी लगेगी वो इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगेगी। जब आप इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे तो जो सिमिलरिटी आएगी उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर आपको सिमिलरिटी इसमें लगानी है, ये वाला पोर्शन प्लस पूरा बड़ा वाला पोर्शन। जब इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे फिर दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रायंगल। तो आपको हमने मीडियंस पढ़ा चुके हैं। जो मीडियन होती है, अगर एक मीडियन की बात करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर 2 मीडियंस की बात करें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और 3 मीडियन की बात करें तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में जो एरिया होता है उसको डिवाइड कर देती है। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 3 मीडियन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएंगे। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को ईजिली नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया आपके लिए यही होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर रखिए, क्योंकि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट का ही सारा खेल होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन ऐसा जाएगा ही नहीं कि आप कर ना पाएँ। वो बात अलग है कि आप उसमें देख ना पाएँ कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तब भले आप क्वेश्चन ना कर पाएँ, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। और हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो छोड़ा हो, ठीक है। आप पेड पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना सही तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया जाएगा। मैंने आपको सभी टॉपिक वाइज इस बार हमने बताए हैं। पिछली बार हमने जब पढ़ाया था आपको तो एक ही वीडियो में सारा बता दिया था, लेकिन हमने इस बार सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बनाए हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। लेट पी क्यू आर बी अ ट्रायंगल इन विच पी क्यू इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, आर पी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है हमारे पास। इफ डी इज द पॉइंट ऑन, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ये 3 हो जाएगा हमारे पास, ये क्यू आर है, ये 4 हो जाएगा, और पी आर हमारे पास 5 हो जाएगा। डी हमारे पास कोई एक पॉइंट है पी क्यू आर के ऊपर सच दैट डी इज़ आइदर आउटसाइड और इनसाइड। चाहे डी जो है वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, ठीक है। हम इसे यहाँ पे मान लेते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ये है तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 4 5 यानी कि एक ट्रिपलेट बन रही है, यानी कि सीधी सी बात है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल और केवल ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो आपको कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाना है कि दो साइडों का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डी क्यू और डी पी लें तो वो क्यू पी से बड़ा होगा। डी पी प्लस डी क्यू जो है वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि क्यू पी हमारे पास 3 है। इसी प्रकार से डी क्यू प्लस डी आर बड़ा होगा 4 से, और डी पी प्लस जो डी आर है वो बड़ा होगा 5 से, ठीक है। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। दूसरा हमने ये प्रूफ डायरेक्टली कर दिया है कि हमारे पास 3 4 5 बन रहा है, 3 4 5 बन रहा है, यानी कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमसे राइट एंगल ट्रायंगल ही पूछा गया था, यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हैं। लेकिन
दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हैं, लेकिन जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट हैं। Let MN be a triangle. Let PQ be the midpoints of the side LM and LN respectively. If PQ square equals MP square plus NQ square, then LMN is a right angle triangle. हमें क्या करना है, पहले ही मान लेना है कि LMN हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, P और Q हमें पॉइंट्स ले लेने हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनको हमें जोड़ देना है। अब सिद्ध जो हमें करना है वो करना है कि जो LMN है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा अगर हमारे पास जो PQ स्क्वायर है वो MP स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर हो। ठीक है, अब आप बताइए कि हमारे पास अगर MP LP के बराबर है और QN LQ के बराबर है, क्योंकि क्या है, जो Q है वो मिड पॉइंट है, P है वो मिड पॉइंट है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, PQ स्क्वायर इक्वल्स MP स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर लिखना है। जो MP स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे हम PL स्क्वायर लिख देंगे प्लस जो NQ स्क्वायर है, यानी कि ये वाला पोर्शन है, ये किसके बराबर है, LQ के बराबर है। इसको हम लिख देंगे LQ के बराबर। और ये किसके बराबर है, PQ के बराबर है, PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर को हम लिख देते हैं। अब बताइए, ये एक आइडेंटिटी नहीं बन गई हमारे पास पाइथागोरस की, यानी कि जो अगर हम देखें कि PLQ में ट्रायंगल में हमारे पास ये आइडेंटिटी पाइथागोरस की बन गई, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 90 है तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो 90 होगा कि नहीं होगा। तो जो LMN है वो हमने सिद्ध कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी प्रकार से इफ इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर ग्रेटर देन BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर देन ACB इज ए ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गए, जो इंडिविजुअली हैं वो सही होंगे, यानी कि जो दूसरे वाला है वो भी इंडिपेंडेंट है, पहला वाला भी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर ये नहीं है। जब ये डिपेंडेंट तब होंगे जब पहला वाला दूसरे वाले की मदद से प्रूफ हो रहा होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको अगर करना चाहें तो इसे आप अपने आप कर सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। ये आपको 65 दिया गया है, ये अगर 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, क्योंकि हमें AE बराबर दिए गए हैं। अगर ये 65 है, ये वाला 65 है तो ये वाला 65 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हमें जो AB है वो CD के पैरेलल दिया गया है। ये 65 है, CDE हमें 15 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 80। कैसे हो जाएगा, तो ये बाई कौन से हो जाएगा, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है उससे हो जाएगा कि इंटीरियर के दो एंगल्स का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो 65 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है, ये 65 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये बचा हुआ 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। If G is centroid of triangle ABC, then GA equals GB equals GC. If H is the orthocenter of ABC, then HA equals HB equals HC. ये दोनों ही ऑप्शन अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के लिए पूछे गए हैं तो ये गलत हो जाएंगे। हमसे यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं दिया गया है, तो ये जो हमारे ये पॉइंट्स हैं ना, ये सही किस में होते हैं, तो ये केवल एक ही ट्रायंगल में सही होते हैं, जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें GA बराबर GB इक्वल GC होता है, HA बराबर HB इक्वल HC होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ाए हैं, आपको चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पर नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। इन द गिवन फिगर अबव PQR 90 है, QL हमें निकालना है। PQ हमें पता है 12 है, QR हमें पता है PQ हमारे पास 5 है, QR हमारे पास 12 है,
तो क्यूएल निकालना है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा बाय पाइथागोरस। आपको ट्रिपलेट जरूर याद कर लेनी है। एक तो हमारे पास 3 4 5 की हो जाती है, एक हमारे पास हो गई 5 12 13, और एक हो गई 7 40 41। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ट्रिपलेट्स बहुत ही काम आती हैं। तो आपको यहाँ पे अब क्यूएल निकालना है। क्यूएल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्यूएल जो है परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे कहा गया है कि ये क्या है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जब भी जो हमारे पास ये लाइन होगी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये भी इस एक पार्ट के बराबर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के बराबर है तो ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा। यानी कि अगर ये 13/2 है, ये 13/2 है, तो ये वाला पोर्शन भी 13/2 हो जाएगा, यानी कि ये 6.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी वीडियो में हम लोगों ने जो ये परपेंडिकुलर निकालने वाला हमारे पॉइंट होता है, इसके 2 फार्मूले पढ़ लिए। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पी क्यू इंटू क्यू आर अपॉन ए सी होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास जो क्यू एल है वो एक मीडियन है तो हमारे पास ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये तीनों पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ए बी सी है, ए बी हमारे पास ए माइनस बी है, बी सी ए है, सी ए प्लस बी है। जहाँ पर बी डी है वो ए बी के बराबर है। डी इस तरीके से पॉइंट है कोई कि जो बी डी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें बी डी और डी सी का रेशियो बताना है जो कि किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए सही हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एकदम से ट्रिपलेट याद आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 4 और 5। अगर यहाँ पर हम बी को 1 मान लें, ए को 4 मान लें, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास ए है यानी 4 हो जाएगा, और 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो 3 4 5 हो जाएगा, क्योंकि इसने खुद कहा है कि कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो 3 4 5 हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से तो हमारे पास जो सारा काम था वो ख़त्म हो गया। जब हमने वैल्यू ले ली तो बस हमें बी डी रेशियो डी सी तो निकालना है। जो हमारे पास बी डी है वो कितना है, हमारे पास पूरा जो पोर्शन है हमारे पास बी डी वो है हमारे पास ए माइनस बी, क्योंकि हमारा जो बी डी है वो ए बी के बराबर है। तो बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और जो हमारे पास डी सी है, डी सी कितना हो जाएगा, तो ए से जब हम ए माइनस बी, क्योंकि ये हमारे पास पोर्शन कितना है, ए माइनस बी है, पूरा पोर्शन हमारे पास ए है, तो ए से जब हम ए माइनस बी को घटाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी सी, और डी सी हमारे पास यहाँ पर बी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एक माइनस बी कितना हमने लिया है, 3 लिया है, बी को हमने 1 लिया है, 3:1 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हाइट्स ऑफ ट्रीज आर एक्स एंड वाई। जहाँ पर एक्स है बड़ा तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जेड है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एस है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो अगर ये हमारे पास ये इतना पोर्शन हमारे पास बाई है तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बाई हो जाएगा, और ये बचा हुआ पोर्शन हमारे पास एक्स माइनस बाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप अगर देख रहे होंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल है हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, और ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। In triangle ABC, AD is perpendicular to BC and B is perpendicular to AC. Which of the following is correct? हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC,
जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और जो हमारे पास BE है वो परपेंडिकुलर है E। अच्छा, आपको प्रूव करना है इनमें से कौन सा सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाला एक ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी लगा देंगे इनका, क्योंकि एक एंगल तो कॉमन है हमारे पास, दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक जो एंगल है हमारे पास 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 90 हो जाएगा। तो हमारे पास दो एंगल बराबर हो गए। दो एंगल बराबर यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी क्या लगेगी, वो लगेगी AC अपॉन BC इक्वल्स, अब ये हमारे पास जो पोर्शन था, अब हमने पहले सबसे पहले क्या लिया था, AC वाला लिया था, तो इसी का हम लोग सबसे पहले लेंगे CD। अब हम लोग लेंगे CE। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC इंटू CE और BC इक्वल्स CD। तो हमारे पास AC इंटू CE और CD इंटू BC, यानी ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। The sides of a triangle are in geometric progression with common ratio are less than 1. If the triangle is a right angle triangle, the square of common ratio given by। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि हम क्या लेट करें ताकि जो हमारा R है वो कम हो 1 से। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ साइड्स को लेट्स कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक हमारे पास साइड है A/R A और AR। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो नहीं पता है तो चिंता मत कीजिएगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम GP AP और HP तीनों पढ़ेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप जो हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। अब इतना तो हमने लेट कर लिया। अब हमसे कहा गया कि जो R है वो कम है 1 से। अगर R 1 से कम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड हो जाएगी ना, वो ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि R लेस देन 1 है। अगर हम R को लेस देन 1 रखेंगे ना तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बड़ा हो जाएगा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा R² प्लस R की पावर 4 इक्वल्स 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, R² को x² मान लेंगे, तो x² प्लस x इक्वल्स 1, सॉरी R² को x मान लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे यानी श्री धनाचार्य मेथड। तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac जो कि होगा 5 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। ये x की जो वैल्यू है वही हमारे पास जो वैल्यू होगी R² की होगी, क्योंकि x को ही हमने R² माना था और R² ही हमें निकालना है। तो जो ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा वो √5 - 1/2 हो जाएगा। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ABC है, एक A', B' और C'। अगर हमारे पास जो AB है वो A', B' से बड़ा है, BC B' C' से बड़ा है और AC A' C' से बड़ा है और DEF मिड पॉइंट है हमारे पास D E और F। इसी प्रकार से D E F मिड पॉइंट है, तो जो AD होगा वो हमेशा A' D' से बड़ा होगा, BE B' E' से बड़ा होगा, CF ग्रेटर देन C' F' से बड़ा होगा। तो ये क्या हमेशा ट्रू होगा, तो बिल्कुल ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ट्रायंगल हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ये आपके पास क्या है कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, तो ये प्रॉपर्टी भी हमेशा सही होगी,
क्यों सही होगी? क्योंकि हमने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है कि जो पैरामीटर होता है वो हमेशा जो मीडियंस होती हैं, अगर हम इसको ज्वाइन करें ना तो ये हमारे पास एक मीडियन की फॉर्मेशन हो जाएंगी। और मीडियंस का जो सम होता है वो हमेशा कम होता है जो पैरामीटर का सम होता है उससे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमेशा सही होगा। दोनों ही पोर्शन जो हैं वो सही होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑप्शन जो बी है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनकी साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF निकालें तो ये होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम तो ये थोड़ा सा हमें लगता है मिसप्रिंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 नहीं ये 3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसमें रैशनलाइज करके देख लेते हैं, शायद इन्होंने रैशनलाइज करके ही आंसर दिया हो। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3 2√2 अपॉन 3। लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज तो होगा ही नहीं क्योंकि अपॉन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने भी सेशंस आएंगे उन सभी सेशंस को आपको देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।